बताता हूं, एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस। याद रखिएगा, एंथ्रोपोलॉजी में जितना हिस्ट्री पूछा जाता है, जितना ज्योग्राफी पूछा जाता है, जितना पॉलिटी पूछा जाता है ना, उतना ही केवल आपकी बायोलॉजी या जुओलॉजी पूछी जाती है। सिर्फ आपको ये 5 पार्ट आपको पढ़ने हैं बस केवल। सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इंडियन। 2023 में हाँ यस 2023 का पेपर है, यूपीएससी का आपके सामने खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यस एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंसेस। तो रेस जहां एक तरफ फिजिकल डिफरेंसेस की बात करता है, वहीं एथनिसिटी कल्चरल डिफरेंसेस की बात। 2022 का एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है, आप इसमें भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन्स आइडियाज ऑन स्टेटस, रोल एंड इंस्टीट्यूट, वेरी 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 लेस। पता है कितनी थ्योरी है एंथ्रोपो में? ओनली 10 है। इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, इंसानों का कल्चर बिहेवियर कैसे इवॉल्व हुआ, वहीं हम दूसरी तरफ ये पढ़ते हैं इंसान उनका फिजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमंस का फिजिकल। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से हम इवॉल्व हुए, हम आए होमो हैबिलिस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो हाइडेलबर्जेनेसिस, फिर निएंडरथल्स, फिर क्रो-मैग्नन, जावा मैन, नर्मदा मैन, देन होमो सेपियंस, देन होमो सेपियंस। साल पहले इनकी डेथ हुई है। मार्शल सालिन्स बहुत फेमस थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कल्चर ना, कल्चर कॉपी किया गया है। कल्चर की राज की बात बताता हूं, आप एंथ्रो में 320 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। देखिए सारे टॉपर्स आप उठा करके देख लीजिए, अगर आप 2001 से लेकर 2001 से लेकर के अगर 2023 तक आप जाओगे ना, तो आपको 8 से 9 लोग ऐसे मिलेंगे ना जो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 5 तक होंगे। 1 से लेकर 5 तक आपको एंथ्रोपोलॉजी वाले मिलेंगे। इससे पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद देखेंगे व्हाई एंथ्रोपोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड व्हाई एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कई सारे ऑप्शनल में, ठीक है, कि हम पीएसआईआर लें, हम सोशियोलॉजी लें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन। ठीक है, तो उनके पास प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ऐसे सिचुएशन में ये चूज करना कि हम एंथ्रोपोलॉजी के साथ जाएं या किसी और एक पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ जाएं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे एक इंट्रोडक्शन देंगे एंथ्रोपोलॉजी का, फिर मैं आपको समझाऊंगा व्हाई एंथ्रोपोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको मिल गया ना, तो आपकी कंफ्यूजन, आपकी प्रॉब्लम लगभग 70% सॉल्व द सिलेबस। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, क्योंकि लोगों ने ना अभी तक किसी को इतना आइडिया है नहीं बेसिक इसके बारे में। ये एक ऐसा ऑप्शनल है जो इतना इंटरेस्टिंग होने के बावजूद भी, आप देखिए सारे टॉपर्स आप उठा करके देख लीजिए, अगर आप 2001 से लेकर 2001 से लेकर के अगर 2023 तक आप जाओगे ना, तो आपको 8 से 9 लोग ऐसे मिलेंगे ना जो ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 5 तक होंगे। 1 से लेकर 5 तक आपको एंथ्रोपोलॉजी वाले मिलेंगे मैक्सिमम। आप देख लीजिए उठा करके, क्यों इतना ब्यूटीफुल, इतना ज्यादा मेस्मराइजिंग और फैसिनेटिंग सब्जेक्ट ये है ना कि उसकी ब्यूटी आपको पता नहीं है एक्चुअली, और जब पता नहीं है आप, इसलिए आप इंडल्ज नहीं हो। तो वंस यू गेट टू नो ना, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट ना? आपको अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये, यहां पे हम कुछ भी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, उनको आइडिया नहीं है इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है। कई सारे बच्चे तो ये सोच करके नहीं लेते हैं टफ है, खास करके वो बच्चे जो कि बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम करके आए हुए बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमने तो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड हमारा रहा है, हम कैसे इसको ऑप्ट करेंगे। बट उनको ना, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी इन अ वेरी सिंपल टर्म। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट वेरी केयरफुली। एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ। Why? Because it deals with the human behavior, it deals with the human habit, it deals with the human evolution, it deals with also the human characteristics. Are you getting my point now? That means everything that human does, everything that men do, ये सारी चीजें, इन सभी की स्टडी करना ही एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द वन हैंड। अदर हैंड, इन सिंपल वर्ड, अगर मैं आपको पूछूं
कि विच काइंड ऑफ स्टडी, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, इट इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम जहां एक तरफ ये बात करते हैं इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, इंसानों का कल्चर बिहेवियर कैसे इवॉल्व हुआ, वहीं हम दूसरी तरफ ये पढ़ते हैं इंसान, उनका फिजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमंस का फिजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम सबको पता है हम सब बंदर थे, वी वर प्राइमेट, हम सभी प्राइमेट से, तो प्राइमेट से ह्यूमन बीइंग में जो एवोल्यूशन हुआ ना वो किस तरीके से हुआ, लोगों को बड़ा टफ लगता है, बट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। हमको समझना होगा, हम पहले 4 पैरों पर चलते थे, ऐसा क्या हो गया कि हम 4 पैर से हम बाइपेडल हो गए। हम बाइपेडल कैसे हुए, हम 2 पैरों पे कैसे चलने लगे, यानी कि जो हमारा हाथ अभी खाने के लिए या फिर और कामों के लिए यूज होता है, उसी हाथ से हम चलने के लिए यूज करते थे। आप बंदर को देख लीजिए, बंदर क्या करता है, सेम चीज करता है ना, हाथ का भी यूज चलने के लिए करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एवोल्यूशन आया कैसे, ये डेवलपमेंट आई कैसे, इन सब की स्टडी करना, उसके अलावा लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, हमने बोलना सीखा। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंडिया में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है, इंडिया की बात करें तो केवल इंडिया में ही 500 से ज्यादा भाषा। दैट इज वाई एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट डील्स विद द फिजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ द मैन, ऑफ द, एक तरफ लिखता हूं कल्चरल एवोल्यूशन, एक तरफ लिखता हूं फिजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली व्हाट इज कल्चरल एवोल्यूशन, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, ठीक है। आप अगर गांव में विलेज एरियाज में चले जाइए, ठीक है, आप विलेज एरियाज में चले जाइए, वहां पे आज भी जब खाना दिया जाता है लोगों को, फूड, उनकी फूड हैबिट आप देखोगे ना, तो उनकी फूड हैबिट अर्बन के लोगों से, खास करके वे लोग जो अर्बन में काफी सोशली रहते हैं, काफी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, आप उनको देखोगे ना तो उनके खाने का तरीका इन विलेज वाले खाने के तरीके से अलग होगा। गांव में खाना जब खाते हैं ना तो दे यूज कल्चर है। आप चले जाइए यूरोपियन कंट्रीज चले जाइए, वो तो अंग्रेज आए ना, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमें क्या स्पून दे दिया, स्पून वाला कल्चर दे दिया, बट प्रायर टू दैट स्पून वाला कल्चर हमारे यहाँ पे नहीं था, उन्होंने दे दिया, हाथ से उठा करके स्पून से खाने लगे। ये कल्चर उन्होंने हमको प्रोवाइड किया, ये कल्चर उन्होंने हमको दिया है, तो हमने ब्रिटिशर्स के कल्चर को कॉपी किया तब जाकर के हम, तो ये क्या है, ये कल्चरल एवोल्यूशन, यानी कि पहले हम हाथ से खाते थे, फिर स्पून से खाने लगे, धीरे धीरे स्टिक आ गई, अब हम स्टिक से खाने लगे, देखिए आप, तो ये सारी चीजें क्या है, ये कल्चरल एवोल्यूशन। सिमिलरली अगर हम फिजिकल एवोल्यूशन की बात करें, हम सभी 4 पैरों पर चला करते थे और हमारे टेल हुआ करती थी, पूंछ हुआ करती थी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसे लैमार्क ने दिया है, यूज एंड डिसयूज। क्या दिया है कि भाई जिस पर्टिकुलर ऑर्गन का आप यूज नहीं करोगे ना, धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो। वाई एंथ्रोपोलॉजी, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शन, ओके। वाई एंथ्रोपोलॉजी, सबसे पहले मेरा एक चीज मानना है, और जब भी ऑप्शन की बात आती है कि कौन सा ऑप्शनल हम ले, है ना, किसी एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन करने वाले व्यक्ति को या किसी भी स्टूडेंट को कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भाई इंटरेस्ट उसका जो है किस फील्ड में है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि जिस चीज में जितना ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसमें उतना ज्यादा अच्छा लिख पाओगे, पहली बात। दूसरा, जिस चीज में जितना अच्छा आपका इंटरेस्ट होगा, आप उसके बारे में उतना अच्छा बोल पाओगे। यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट ना। बस इसीलिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें ज्योग्राफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, यस बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हमें पॉलिटी पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी में यहां पे कंट्रास्ट हो जाता है कि हम कौन सा ले, पॉलिटी ले या ज्योग्राफी ले। आप गेटिंग माय पॉइंट ना। यहां पे काम आता है आपका सेंस, यहां पे काम आता है ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको आगे निकाले, जो कि आपको पीछे लेकर के जाए नहीं, आपको आगे। एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक साइंस, याद रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी में जितना हिस्ट्री पूछा जाता है, जितना ज्योग्राफी पूछा जाता है, जितना पॉलिटी पूछा जाता है ना, उतना ही केवल आपकी बायोलॉजी या जुओलॉजी पूछी जाती है। यानी आप बच नहीं सकते हो, आप हर सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो नो नो एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट बायोलॉजी, नहीं, इसमें सारा सब्जेक्ट आपका पूछा जा रहा है। इवन कुछ जगहों पर तो मैथमेटिक्स भी है थोड़ी थोड़ी, है ना, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसके हैं सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल मतलब कि सोसाइटी और कल्चर से डील करते हैं, यानी इसीलिए इसको सोसाइटी की बड़ी बहन बोला जाता है, इसको द बिग सिस्टर ऑफ द सोसाइटी। काम हो गया। दूसरी बात ये स्कोरिंग, ठीक है, स्कोरिंग। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं और बहुत ही राज की बात बताता हूं।
आप एंथ्रो में 320 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, बहुत इजीली आप 320 से ऊपर लेके आ सकते हो। यू कैन स्कोर इट वेरी वेरी इजीली। व्हाई? देयर इज ओनली वन रीजन। सी सबसे पहला सिलेबस क्रिस्पी एंड कंसाइज। सेकंड, नेचर ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सबसे पहला, सिलेबस इसका बहुत छोटा है, बहुत कम। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 2023 में हाँ यस 2023 का पेपर है यूपीएससी का, आपके सामने खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यस, एंथ्रोपोलॉजी 2023, ठीक है। चलिए, एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1, ठीक है। इसमें कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी है ना, रेस एंड एथनिसिटी, रेस एंड एथनिसिटी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। अभी देखिए, क्या आप कर नहीं सकते हो? क्या आपको पता नहीं ये चीजें? अरे पता है, बस आपको बताने वाला कोई नहीं है। देखिए, सी हाउ, व्हाट इज रेस, ठीक है। रेस इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। रेस इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस और नो? यस और नो? से यस ना। एंड एथनिसिटी इज द characteristic which is belongs to culturally. For example, ethnicity is the cultural characteristic of human being. On the one hand, race talks about the stature of human being, the skin color, eye color, hair color, height, weight, everything. This is race. Okay, so race talks about the physical characteristics, okay, and ethnicity, this ethnicity talks about the cultural characteristics of human being. For instance, तो रेस जहां एक तरफ फिजिकल डिफरेंसेस की बात करता है, वहीं एथनिसिटी कल्चरल डिफरेंसेस की बात करता है। अब ध्यान से यहां पे देखिए और इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखिए। अभी मैंने क्या बताया था? कल्चरल एवोल्यूशन, फिजिकल एवोल्यूशन, बात तो वही करी थी ना हमने, रेस एंड एथनिसिटी की, और वही सेम चीज आपके क्वेश्चन में पूछी गई है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। क्या ये क्वेश्चन देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन्स आइडियाज ऑन स्टेटस, रोल एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहां पे रेडक्लिफ ब्राउन, पहली बात तो जान लीजिए, रेडक्लिफ ब्राउन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत गहराई से एक तरीके से बहुत ज्यादा गहराई से एंथ्रोपोलॉजी को एक थ्योरी बना करके दिया था। इनका एक सबसे फेमस टर्म था, इन्होंने फैमिली को बहुत ज्यादा, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में आपको कुछ इंस्टीट्यूशन दिखाई देंगे, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन क्या है? मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन। दीज आर द इंस्टीट्यूशन। मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने फैमिली को स्टडी किया, मैरिज को स्टडी किया, उसके बाद कह रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन में जो रोल और स्टेटस होता है लोगों का, वो कैसा होता है। चलिए इसको बताते हैं। एक फैमिली है, उस फैमिली में मदर एंड फादर है। फादर का अपना खुद का रोल एंड स्टेटस है, मदर का अपना खुद का रोल एंड स्टेटस। इन सब के बीच में जो घर के सबसे बुजुर्ग, सबसे बड़े मेल होंगे ना, उनकी बात हर कोई मानेगा। क्यों मानेगा? सीधी सी बात है ध्यान से समझिएगा इस चीज को। क्यों मानेगा? उसका रीजन इसलिए क्योंकि इंडिया एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या कहा गया है कि भाई जो मेल कम्युनिटी होगी ना, वो डोमिनेट करेगी हर फैमिली में, हर जगह पर। यही रीजन है कि हमारे यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग डाइवर्जन, फैमिली में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में रोल और स्टेटस का क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, हमको इसको थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी इजी, जो कि बहुत आसानी से आप कर लोगे। और तो बेटा एक बात याद रखिएगा, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, एस्से एंड पर्सनल इंटरव्यू सबके साथ ओवरलैप करता है ये। व्हाई? आई सेड ना, दिस इज होलिस्टिक साइंस, दिस इज द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, दिस इज द होलिस्टिक साइंस, होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इट डील्स विद द हिस्ट्री, इट डील्स विद द ज्योग्राफी, द पॉलिटी, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, Indian society, that is very very important, economy, because economical organization is there, that is the separate part in anthropology, economy, and one more thing that is very very important, अगर मुझसे कोई पूछे
इन सारे पेपर्स में सबसे ज्यादा ओवरलैप किससे करता है? तो याद रखिएगा जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 4। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अरे भाई एथिक्स क्या है? मोरालिटी। मोरालिटी क्या है? एक इंसान कितना ऑनेस्ट हो सकता है, कितना लॉयल हो सकता है, ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर ही तो है ना। और एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को ही स्टडी करना है। तो एक बार जब आप एंथ्रोपोलॉजी कवर कर लोगे ना, ह्यूमन बिहेवियर को समझना आसान हो जाए। बहुत ही फेमस ये ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे ईबी टायलर। ईबी टायलर ने कहा कल्चर इज पैरेलल। कल्चर इज पैरेलल। पैरेलल मीन्स व्हाट? इक्वल। पैरेलल मीन्स इक्वल। कल्चर इज पैरेलल। कल्चर पैरेलल है, हर जगह पर पैरेलल है। इसका उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि द इन्वेंशन ऑफ जीरो को इन्वेंट किया गया था इंडिया में, यस और नो? एट द सेम टाइम जीरो इन्वेंट हुआ था बेबीलोनिया में। गेटिंग माय पॉइंट ना? ये बहुत कम लोगों को पता है। लोगों को लगता है कि जीरो इन्वेंट हुआ था इंडिया में, बट एट द सेम टाइम जीरो इन्वेंट हुआ था बेबीलोनिया में। कहने का मतलब क्या? कि देयर इज अ कल्चरल पैरेललिज्म, देयर इज अ साइकिक यूनिटी। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज साइकिक यूनिटी। साइकिक यूनिटी ऑफ विच? साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानों की जो सोचने की क्षमता है, इंसानों की जो कैपेबिलिटी है, वो हर जगह पर सेम है, इक्वल है। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, हर जगह पर इक्वल है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है इनका नाम था मार्शल सालिंस, ठीक है। मार्शल सालिंस अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले इनकी डेथ हुई है। मार्शल सालिंस बहुत फेमस थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कल्चर कॉपी किया गया है, कल्चर कॉपी किया गया है। जीएस का पेपर 1 जो कि पूरा का पूरा आप देखोगे हिस्ट्री, पूरा का पूरा हिस्ट्री आप देखो। चलो क्वेश्चन दिखा देता हूं ना आपको, तब यकीन होगा। चलिए ये मिल गया सामने ही, देख लीजिए। मेसोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सबसे पहले देखिए मिल गया ना हिस्ट्री। ये एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है बेटा, देखिए हिस्ट्री आ गई पहले। और यही नहीं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डील बहुत आसानी से पेपर को डील किया जा सकता है। यानी कि एक बार अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ लिया अच्छे से, आपको जीएस के सारे पेपर्स में बहुत ज्यादा है। एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 5 पार्ट में, ठीक है, 5 पार्ट में। सबसे पहले सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सेकंड नंबर पे फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। थर्ड नंबर पे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। फोर्थ नंबर पे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और फिफ्थ नंबर पे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सिर्फ आपको ये 5 पार्ट आपको पढ़ने हैं बस। केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी आपके दिमाग में बैठा रहेगा, कभी आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। मैं आपको ऐसा सिलेबस समझाता हूं। देखिए सबसे पहले हम पहली बात करते हैं यहां पे सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले इसमें व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज कल्चर, ठीक है। देन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या क्या आता है? मैरिज, फैमिली, किनशिप, रिलीजन, ठीक है। अगर हम मैरिज की बात करते हैं, आप सबको पता है ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है सब्जेक्ट, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहां जानना होगा, ठीक है। अगर हम मैरिज की बात करते हैं, आप सबको पता है कि हमारे यहां भी शादी होती है, अदर कंट्रीज में भी शादी होती है। इसका मतलब मैरिज इज यूनिवर्सल फिनोमेना, ठीक है। हमारे यहां भी शादी हो रही है, लेकिन सबके यहां शादी करने के तरीके, द रिचुअल्स एंड कस्टम्स ऑफ मैरिज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस
बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैरिज पढ़ने को मिलेगी हर ट्राइबल सोसाइटीज में। इंडिया में ही 1000 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, उनकी मैरिज सिस्टम, उनका फैमिली सिस्टम, ठीक है। याद रखना, दुनिया में सबसे पहले क्या है, अगर आपसे पूछूं ना, तो सबसे पहले हुई मैरिज। शादी होती है ना, शादी से क्या बनते हैं, परिवार बनते हैं, यानी कि फैमिली बनती है, और इसी से बनती है क्या, रिश्तेदारी, यानी कि आते हैं आपके किन्स। गेटिंग माय पॉइंट ना, ये याद रखना, पहले मैरिज, उसके बाद फैमिली बनती है, फिर किन्स आते हैं, यानी रिलेटिव्स। इसके बारे में एक बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनका नाम है लुइस हेनरी मॉर्गन, एच मॉर्गन। इन्होंने, एल एच मॉर्गन ने बहुत अच्छे से किनशिप स्टडी की है, किनशिप टर्म बताया है एल एच मॉर्गन ने। व्हेन वी विल स्टडी वी विल टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द सोसाइटी, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। सिर्फ यही इतनी सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा इसी सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 देखेंगे, तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है क्या, थ्योरीज। एक और तरीका, वाई एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चन, वाई एंथ्रोपोलॉजी, हमने बताया था ना स्टार्टिंग में कि वाई एंथ्रोपोलॉजी, इफ यू सी ना दिस, कि वाई एंथ्रोपोलॉजी, वाई एंथ्रोपोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी। एंथ्रोपोलॉजी ही केवल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे कम थ्योरी देखने को मिलती है, सबसे कम, वेरी 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 लेस। पता है कितनी थ्योरी है एंथ्रोपो में, ओनली 10, है ना, ओनली 10। अनलाइक PSIR, देयर आर मोर देन 50 theories. In sociology, there are 42 theories. In geography, there are 35 theories. In public administration, that is also very concise and very less quadratic subject. Public administration छोटा है, उसमें भी पता है आपको 26 theories मिलेंगी. But in anthropology, you have to study only 10 theories. केवल 10 थ्योरी मिलेंगी, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा बोर इसी थ्योरी में होते हैं, ठीक है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की एक एक थ्योरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार है। जैसा मैंने बताया, ईबी टायलर कहते थे कि कल्चर जो है, कल्चर हर जगह पर इवॉल्व हुआ एक साथ, ठीक है। नहीं, मार्शल शालिन है कहे नहीं, कल्चर कॉपी किया गया। क्यों? क्योंकि हम बंदर थे, और देखिए ध्यान से, अगर बंदरों में भी कॉपी करने की कला होती है, द आर्ट ऑफ कॉपिंग समथिंग होती है ना, आप ऐसे करोगे तो भी ऐसे करेंगे, पत्थर से मारोगे तो भी उठा के आपको मारेंगे, ठीक है। तो इंसान जो है, इंसानों ने कल्चर को कहीं ना कहीं से कॉपी किया है, एंड नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और आए, बाद में आ गए थे, ठीक है, थोड़े दिन बाद आए थे, उनका कहना था कि नहीं, कल्चर ना ही कॉपी किया गया, ना ही कल्चर एक साथ इवॉल्व हुआ, कल्चर डिफ्यूज हुआ। इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। वो कौन थे पता है? उनका नाम था फ्रेंच बोआज। फ्रेंच बोआज अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ब्रिटिश मूव कर गए थे, ठीक है, फ्रेंच बोआज। इन्होंने कहा नहीं, कल्चर ना ही कॉपी किया गया है, ना ही कल्चर पैरेलली इवॉल्व हुआ है, बल्कि कल्चर बूम डिफ्यूज हुआ है। दैट इज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 1.7 पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हो इसे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 ऐसे करके बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। लेकिन मैं समझाता हूं आपको, दो चीज समझनी है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें दो चीज पूछी जाती है। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं प्राइमेट्स के बारे में, डिफरेंट प्राइमेट्स के जो फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि हमारे एंसेस्टर हुआ करते थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के फॉसिल्स मिले केन्या के, अफ्रीका के केन्या के तुर्काना लेक के पास। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से हम इवॉल्व हुए, हम आए होमो हैबिलिस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो हाइडेलबर्जेनेसिस, फिर निएंडरथल्स, फिर क्रो-मैग्नन, जावा मैन, नर्मदा मैन, then homo sapiens, then homo sapiens sapiens. Are you getting my point? From australopithecus to homo sapiens, this journey we have to study. We have to know this journey कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करती थी, होमो हैबिलिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल, जो होमो हैबिलिस थे ना, जो होमो हैबिलिस और जो होमो इरेक्टस, यहां इरेक्टस मतलब क्या, खड़े होकर के चलना, यानी कि हमारा पोस्चर पहले ये था, अब क्या हो गया हमारा पोस्चर, ठीक है। पहले हमारा पोस्चर अगर आप देखोगे, इट इज लाइक दिस। अब क्या हो गया हमारा पोस्चर, लाइक दिस। कहीं ना कहीं हम टेढ़े होकर के चलते थे, झुक के चलते थे, बिकॉज वी वर क्वाड्रूपेडल, ठीक है, 4 पैरों पर चलने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे 4 पैरों से हम आ गए 2 पैरों से, हम बाइपेडल हो गए। और जब बाइपेडल हो गए तो यहीं से हमने जो है कल्चर को चैलेंज किया। याद रखिएगा, जब हम 4 पैरों पे थे तो हम एर्बोरियल हुआ करते थे, यानी कि पेड़ों पर रहा करते थे, लेकिन एक टाइम पे बाद
पेड़ों से नीचे आना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चिड़िया कितनी भी उड़ ले आसमान में, जमीन पे तो आना पड़ता है, यस और नो, सिंपल सी बात है। यानी कहने का मतलब क्या कि खाना जब वहां का खत्म हो गया तो हमको जमीन पे आना पड़ा। हम जब जमीन पे आए तो हमने क्या देखा, हम तो चार पैरों पर चलते थे, तो क्या होता था, अब जमीन पे इतनी बड़ी बड़ी ग्रास हुआ करती थी, उस टाइम पे ग्रास लैंड हुआ करती थी, तो हम ऊपर से देख नहीं पाते थे। हुआ क्या, हम उठने की कोशिश करते, उठने की कोशिश, तो हम बार बार प्रेडेटर्स के शिकार होते गए। वो हमको हंट कर लेते इजिली, क्यों, क्योंकि झाड़ियों में मैं दिख जाता, वो लोग लंबे थे, वो हम उनको नहीं देख पाते उठ करके। तो धीरे धीरे इंसानों ने उठना शुरू किया, उठना शुरू किया, उठना शुरू किया, है ना। तो दिस इरेक्शन हैड बिकम द कल्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। Getting my point ना? That means how culture influence the biology and how biology influence the culture. Getting my point ना? So this we need to understand. So on the one hand, we will study evolution of primates, evolution of human being, ठीक है, different types के बंदर। जो आप देखिए, एक और चीज इसमें पूछी जाएगी, अरे भाई चिंपैंजीज, गोरिल्लास, ओरंगुटन्स, गिब्बन्स, ये सारे के सारे हमारे एंसेस्टर हैं, पता है। हमारे साथ ही चिंपैंजीज भी एवोल्यूशनरी स्टेज में आए, लेकिन क्या क्या रीजन है, क्वेश्चन आया भी था, क्या रीजन है कि चिंपैंजी इवॉल्व नहीं कर पाए जबकि ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इवॉल्व कर गए, होमो हैबिलिस इवॉल्व कर गए, जबकि चिंपैंजीज इवॉल्व नहीं कर पाए। पता है इसके पीछे देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज क्लाइमेट। इंसानों के अंदर कुछ ऐसा था जिससे वो हर क्लाइमेट को कहीं ना कहीं टोलरेट कर सकते थे, हर क्लाइमेट को बियर कर सकते थे, जबकि चिंपैंजीज हर क्लाइमेट को बियर नहीं कर पाए। ये रीजन है कि चिंपैंजीज इवॉल्व नहीं कर पाए, एवोल्यूशन उनका धीरे धीरे पीछे चला गया। तो इन फ्यूचर क्या भी ऐसा चांस है कि चिंपैंजीज आगे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर ऐसी क्लाइमेट उनको मिल गई ना, तो यहां पे होगी म्यूटेशन। कैसी म्यूटेशन? जेनेटिक म्यूटेशन। और जब जेनेटिक म्यूटेशन होगी, अरे भाई म्यूटेशन क्या है, सिंपल सी बात है, कैंसर। कैंसर इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। इंसान को कैंसर होता है ना, कैंसर क्या है, द अनस्टेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, यही तो है ना, यही तो कैंसर है। तो इट इज व्हाट, इट इज म्यूटेशन, ठीक है। तो क्या होगा, म्यूटेशन होगी। जब म्यूटेशन होगी तो इंसान के जेनोटिपिकल चेंजेस आएंगे, और वो जेनेटिक जो जेनोटाइप चेंजेस होंगे वो फेनोटिपिकल चेंजेस, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर में वो चेंजेस देखने को मिलेगी। बात समझ पा रहे हो ना? यानी इंसानों के ऊपर पहले बाल हुआ करते थे नहीं ना, धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हुए, कुछ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हुए ह्यूमन बीइंग पे, जिसकी वजह से जो बॉडी के बाल थे धीरे धीरे हटते चले गए। बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज हमको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। अगला हम देखें इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं अगले में ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स क्या होता है समझिएगा। इंसान के बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं वो जीन की वजह से आते हैं। जीन जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो वो अपने पीछे छोड़ जाता है एक इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आने वाली जनरेशन में देखने को क्लियरली मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मदर को कोई डिजीज हुआ होगा, उसके बेटे में वो डिजीज डेफिनेटली ट्रांसफर हो जाएगा, अगर ट्रांसफरेबल डिजीज होगा तो, अगर वो जेनेटिक डिजीज होगा तो। बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, उन सिंड्रोम के सिम्टम्स हमें बॉडी के स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमें जीन्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये तकरीबन पूरे सिलेबस का 25% है, इसलिए लोगों को लगता है कि इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। नो, इट्स नॉट अबाउट बायोलॉजी। लोगों को ऐसा लगता है कि तो बड़ा टफ होगा। अरे नहीं भाई, जो आपने 10th 12th में पढ़ा है वही सारी चीजें हैं। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ह्यूमन के एवोल्यूशन में जीन कितना रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कितनी रिस्पॉन्सिबल है। किसी पर्टिकुलर डिजीज को फैलने के लिए, कोई भी डिजीज फैलता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोरोना आया था, कोविड आया था, आपने देखा होगा जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था ना, उनको कोविड बहुत तेजी से हिट कर रहा था, देखा होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनकी जो जेनेटिक इंप्रिंटिंग है ना, उनका जो जेनेटिक सीक्वेंस है ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस जेनेटिक सीक्वेंस की वजह से उनमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है ना, वो लगातार कोविड का शिकार होते गए, उनकी डेथ होती गई, या फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। यानी कि हमें यह समझना है एक पर्टिकुलर डिजीज इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर कैसे अटैक करता है। दिस इज नोन एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि कोई भी, अब देखिए ध्यान से, हमारे यहाँ पे इबोला वायरस, जीका वायरस, अलग अलग बहुत सारे वायरस है हमारे यहाँ। तो ये हो गया हमारा फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्राइमेट्स की स्टडी करेंगे। उसके अलावा ह्यूमन जेनेटिक्स यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंड्रोम के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। कल्चर, लैंग्वेज इज कल्चर इटसेल्फ।
यानी कि लैंग्वेज खुद एक कल्चर है। इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी यू कैन फाइंड, यू ऑब्वियसली यू कैन फाइंड, आप देख सकते हैं कि इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगी। इंडिया में केवल 500 से ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है और हर लैंग्वेज का अपना एक अलग तरीका है। बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, मलयाली है, हर लैंग्वेज का अपना एक अलग तरीका है। ये लैंग्वेजेस आई कहां से? इनके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए गए हैं। दरअसल ये जो नया हमारे पास अभी चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ये हमारे चैप्टर में नहीं हुआ करता था, ये एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस में नहीं हुआ करता था। साल 2009 के बाद, आफ्टर 2009, इसको ऐड कर दिया गया, ऐड ऑन कर। पहले ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता था, अलग से नहीं इसको स्टडी करते थे। लेकिन उसके बाद इसकी अलग से ब्रांच बनाएगी, अलग से लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। उसमें क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है, जितने भी बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए, बहुत सारे हिस्टोरियंस आए, उन्होंने ये माना कि लैंग्वेज कल्चर का एक यूनिक फिनोमेना है। बिना लैंग्वेज के कल्चर पॉसिबल ही नहीं है। बिना लैंग्वेज के इंसान नहीं बल्कि जानवर कहलाएंगे। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए लैंग्वेज को अलग माना गया है। जितनी भी ट्राइबल फैमिलीज हैं, जितनी भी ट्राइबल सोसाइटीज हैं, हर ट्राइबल सोसाइटीज में लैंग्वेज को अलग अलग माना गया है। मैं आपको बताता हूं, दरअसल लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी हो हाइपोथेसिस से। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, सुनने की कोशिश करना। मैं लिखा यहां पे हो हाइपोथेसिस, ठीक है। दूसरा पो हाइपोथेसिस, ठीक है, पो हाइपोथेसिस, ये तो याद रखना। लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी हो हाइपोथेसिस, यानी कि कुछ भी बुलाना था, कुछ भी करना था, बात करें ओ ए आ लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज दैट टाइम दे डिड नॉट हैव द स्क्रिप्ट, दे डिड नॉट हैव वर्बल स्क्रिप्ट, उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा अशोका एम्पायर के बारे में, मौर्यन एम्पायर। वहां पे दो लैंग्वेज बोली जाती थी, एक पाली और एक प्राकृत। पाली और प्राकृत सुना है ना? इनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी ही थी, बहुत लंबा नहीं होता था। आज हमें बोलना है कि प्लीज अंदर आ जाइए, तो वी विल से प्लीज, है ना, बोलोगे आप ऐसे, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम इन द रूम, ऐसे बोलोगे, प्लीज कम हियर, ठीक है, ऐसे बुलाओगे उनको। इंग्लिश में बोलोगे प्लीज कम हियर, ठीक है। तमिल में बोलोगे इंगुआ, है ना, ऐसे ऐसे बोलोगे। मलयाली में क्या बोलते हैं? इंगोट वेरू, ठीक है, वॉट एवर, है ना। एनीवेज, कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं देखोगे अलग अलग टाइप से बुलाते हैं, हाँ भाई आइए। तो कहने का मतलब क्या, ये चीजें अलग अलग तरीके से, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर बुलाना है तो ओ, जाना है तो पो। और आज भी देखिए तमिल में जाने को पो बोलते हैं ना। हाँ सीरियसली, इट इज ट्रू ना, जाने को पो, जाने दो ना। हाँ जा, इन मलयाली ऑल्सो इट इज पो ना, सी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। कहने का मतलब क्या, ये हो हाइपोथेसिस और पोपो हाइपोथेसिस, यहीं से शुरुआत होती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज आई, उसके बाद कम्युनिकेशन आया, फिर लोग एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज का, तो हम ये समझेंगे कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, लैंग्वेज के फॉर्म कितने हैं और कहां कहां पे कौन कौन सी लैंग्वेज। जैसे हमारे यहाँ पे संस्कृत आई, संस्कृत से निकाल करके हिंदी आई, और हिंदी से अलग अलग जो है शब्द आए, अलग अलग टाइप्स आए, उर्दू आए, है ना। आप देखिए हिंदी और उर्दू लगभग मिलते जुलते हैं, जबकि दोनों अलग है, दोनों की लैंग्वेज अलग है, दोनों की स्क्रिप्ट अलग है ना। कहने का मतलब क्या, लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो कहां से ओरिजिन हुआ लैंग्वेज का, और लैंग्वेज इतना डिफरेंट, इतना डाइवर्सिफाई कैसे हुई, लैंग्वेज के पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, वी विल स्टडी इन लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी गाइस। नाउ आई होप यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है ना। एंड नेक्स्ट वन इज द आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। Next one is the archaeological anthropology. What is archaeological anthropology? It deals with the archaeology, the artifacts that are found on the sites. On the basis of that artifacts, we will decide the culture of that particular society that got extincted. यानी कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील करती है उन आर्टिफैक्ट से जो कि एक पर्टिकुलर साइट पे मिले हुए हैं। फिर हम डिफाइन करते हैं, अरे भाई सिंपल सी बात है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाउ वी गॉट टू नो द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर। कैसे हमें पता चला कि वहां पर लोग जो है ग्रेवेयर का यूज करते थे, कैसे हमें पता चला कि वहां पे लोग भगवान की पूजा किया करते थे। कुछ तो मिला होगा ना, कुछ तो मिला होगा। कैसे हमें पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में महिलाओं की, वेमेन की बड़ी इज्जत थी, बड़ी रिस्पेक्ट थी, कैसे पता चला?
हाउ एंड वाई वी गॉट टू नो, सी इसके पीछे हम वहां पे एक आर्टिफैक्ट मिला, उसमें एक पेंटिंग बनी हुई थी जिसमें जिसमें कहीं ना कहीं स्टमक से, ठीक है, विमेन के स्टमक से पेड़ को निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या शो करता है कि विमेन के स्टमक से ही सारी की सारी पॉपुलेशन निकलती है। दैट मीन्स विमेन इज द जनरेटर ऑफ द पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो शी इज द जनरेटर, वो जनरेट, पूरी पॉपुलेशन को पैदा करने वाली कौन है? विमेन। पूरी पॉपुलेशन को चलाने वाली कौन है? विमेन। यानी कि आज धरती पर जो कुछ भी है किसकी वजह से है? विमेन की वजह से। तो विमेन रिस्पेक्टेड है ना, ये रीजन है। तो हमने जाना कि आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में महिलाओं की बड़ी इज्जत होती थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगेन आई एम टेलिंग यू, सी व्हाट हैपेंस। आपने देखा होगा, आप सभी ने खास तौर पर, कि एक मूर्ति मिली है, अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, आईवीसी में, इंडस वैली सिविल, एक मूर्ति मिली है, मूर्ति, ठीक है। वो मूर्ति किसकी है पता है? एक आदमी बैठा है, क्लियर नहीं है, एक आदमी बैठा है, उसके चारों तरफ खूब सारे जानवर हैं। एक आदमी बैठा है, उसके चारों तरफ खूब सारे जानवर हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, हड़प्पन कल्चर के लोग किसकी पूजा करते थे, हमें नहीं जानकारी थी, बिल्कुल हम लोगों को नहीं पता था। लेकिन पता कैसे चला? उस पर्टिकुलर मूर्ति से, उस पेंटिंग से पता चला। क्या? उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ बहुत सारे जानवर हैं। जो जानवरों का राजा होता है ना, जिसके चारों तरफ एक आदमी, अगर उसके पीछे बहुत सारे जानवर है, उसे बोलते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट बेटा? नोन एज पशुपति। क्या बोलते हैं? पशुपति। पशु मतलब जानवर, पति मतलब जानवरों को लीड करने वाले, दैट इज पशुपति। गेटिंग माय पॉइंट ना? और पशुपति हम किसको कहते हैं बताइए? पशुपति हम किसको कहते हैं? शिवा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? पशुपति हम किसको कहते हैं? शिवा। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भगवान शिव को नहीं, शिव के रूप पशुपति की पूजा करते थे। यस और नो? तो जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं ना, उससे हम, आर्कियोलॉजी जो मिलती है ना, उससे हम बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजी से ना एक और चीज डिफाइन होती है, दैट इज व्हाट? डेटिंग मेथड। डेटिंग मेथड ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी आर्कियोलॉजी में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डेटिंग मेथड, ठीक है। दो तरीके से डेटिंग होती है, ठीक है। एक होती है रिलेटिव डेटिंग मेथड और एक होती है ऑब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, ठीक है। इसको समझाते हैं, बहुत सिंपल। डेटिंग मेथड क्या है? देखिए मान लीजिए आपको कोई आर्टिफैक्ट मिला, कोई ईंट का टुकड़ा मिला, कुछ भी। हमने कैसे जाना कि द स्तूप ऑफ सांची, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकास, हमने कैसे जाना कि ये आज के 4000 5000 साल पुराने हैं? किसी भी चीज की एज का अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? डेटिंग मेथड से। एक होता है रिलेटिव, यानी उसके अराउंड बताना कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 6000 5000 ईयर्स अगो, दिस इज व्हाट? रिलेटिव डेटिंग मेथड। एंड दिस रिलेटिव डेटिंग मेथड फॉर्मूला इज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस। जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो बहुत आसानी से बताते हैं। तो देखते हैं, ओके दिस मॉस्क, ओके दिस मीनार, I think this minar is about 5000 years ago. About. See this word, about. That means वो approximate. They are not telling exactly what is the number of this particular minar. He's telling about. This is relative dating method. In absolute dating method, they tell the exact time period of that particular article. C12 and C14. This is the carbon dating method. Then hydrogen dating method. Next one is the dendrochronology. Dendrochronology. What is dendrochronology? जब पेड़ को काटते हैं ना, तो बहुत सारी रिंग्स बनती हैं। देखिए कटे हुए पेड़ के जो स्टेम्स होती है ना, उनमें बहुत सारी रिंग्स बनती हैं। रिंग्स जितनी ज्यादा होंगी, पेड़ उतना पुराना होगा। रिंग्स जितनी नई होगी, पेड़ उतना न्यू होगा, ट्री उतने न्यू होंगे। इसीलिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी डील्स विद द स्टेम ऑफ द ट्रीज। उनको काट करके देखती है उसमें रिंग्स बनी है कि नहीं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में जो कुछ भी मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेसिस पे जो है ये निकाला जाता है कोई भी चीज कितनी नई है कितनी पुरानी है। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट वन, यस, दिस इज द इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, चलिए
तो बेटा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ विलेज इन इंडिया। जो